ये है नथिंग फोन 4a और 3a के कंपैरिजन में इसमें चीजें अपग्रेड तो हुई हैं, लेकिन उसके साथ ही इसका प्राइस भी 7,000 रुपए बढ़ गया है। तो आज इसे यूज करते हुए को काफी टाइम हो गया है, तो देखते हैं कि आखिर ये प्राइस हाइक को जस्टिफाई करता है या नहीं। बीच बीच में मैं 4a Pro की भी बात करता रहूंगा ताकि आपको डिफरेंसेस का आइडिया लगता रहे। तो चलो फिर डिजाइन से शुरू करते हैं। डिजाइन नथिंग फोन्स की हमेशा से एक स्पेशलिटी रहा है और 4a भी वैसा ही है। इसका डिजाइन देखते ही लोग अट्रैक्ट होते हैं और इस बार नथिंग ने इसे थोड़ा रिफाइन और मैच्योर बनाया है। बिल्ड क्वालिटी में मटेरियल्स पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूज किए गए हैं और कंपनी का क्लेम है कि इसका बेंड रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। ट्रांसपेरेंट बैक पैनल अभी भी है, लेकिन अब ग्लिफ लाइट्स की जगह ग्लिफ बार आ गया है। इसमें 63 मिनी एलईडीज लगी हुई हैं। अब इसके जो काम है उस पे हम आगे बात करेंगे। बाकी अगर आप इसका कैमरा मॉड्यूल देखोगे तो वो आपको 3a से मिलता जुलता ही लगेगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप ब्लैक कलर वाला वेरिएंट लेते हो तो उस पे स्मजेस और फिंगरप्रिंट ज्यादा दिखेंगे क्योंकि बैक ग्लॉसी है। वैसे डब्बे में कवर मिलता है तो उसको लगा लेना ही बेहतर रहेगा। इन हैंड फील की बात करूं तो इसे अगर आप इस प्राइस रेंज के फोन से कंपेयर करोगे तो फोन थोड़ा थिक या बल्कि तो फील होता है। जैसे ये Edge 70 Fusion है, ये इसके कंपैरिजन में काफी हल्का और लाइट वेट है। जहां मोटरोला का वेट 194 ग्राम्स है, वहीं 4a का 206 ग्राम्स है। बाकी पॉलीकार्बोनेट या प्लास्टिक फ्रेम मिलता है, बाकी तो फिर बैक में ग्लास ही है। और क्योंकि ये फोन फ्लैट डिजाइन के साथ में आता है तो ये थोड़ा चौड़ा लगता है। एक चीज अच्छी है कि फोन टेबल पे फ्लैट रहता है, वॉबल नहीं करता। तो अगर आप वैसे फोन यूज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बटन प्लेसमेंट तो 4a Pro की तरह यहाँ भी चेंज हुआ है, लेकिन मैंने एक फर्क नोटिस किया है। 4a के जो बटन है ना, वो Pro के जितने टैक्टाइल नहीं है। इन्हें प्रेस करने पे उतनी क्रिस्प फील नहीं आती, थोड़ी दबी दबी सी फीलिंग आती है। इसका रीजन ये है कि Pro मॉडल्स में मेटल बटन्स है, जबकि यहाँ पे प्लास्टिक यूज हुआ है। इनके अलावा एसेंशियल की भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गई है और यहाँ अभी भी वही पुराना USB 2.0 पोर्ट मिलता है। तो अगर आप ज्यादा डेटा ट्रांसफर करते हो तो थोड़ा दुख होगा, अगर नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर कर दो। लेकिन एक मेजर फीचर जो इन्होंने इस बार हटा दिया वो है NFC। तो आप टैप एंड पे वाली पेमेंट्स नहीं कर पाओगे, जो कि 3a में था। साथ ही इसमें IP65 की रेटिंग मिलती है। जैसे मैंने 4a Pro वाली वीडियो में भी कहा था कि इस प्राइस रेंज पे IP68 या 69 मिलते हैं, तो नथिंग को यहाँ पे बिल्ड प्रोटेक्शन थोड़ी और बेहतर करनी चाहिए थी। डिस्प्ले पे आए तो ये एक 6.78 इंचेस की 1.5K 10 बिट 120 हर्ट्ज LTPS AMOLED डिस्प्ले है। पिछले वर्जन से ये अपग्रेड है क्योंकि 3a में 1080p डिस्प्ले थी, लेकिन 4a Pro के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ी छोटी डिस्प्ले मिलती है और 4a Pro में 144 हर्ट्ज है, बट बाकी सब यहाँ पे सेम ही। और ये डिस्प्ले लोएस्ट 60 हर्ट्ज तक जाती है। और अगर आप डायनेमिक रिफ्रेश रेट सेट करते हो तो कुछ एप्स जैसे Gmail, YouTube और YouTube म्यूजिक वगैरह 90 हर्ट्ज पे चलेंगी। तो अगर आपको पूरा 120 हर्ट्ज चाहिए तो इसे हाई पे रखना। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम मुझे लगी वो है इसके मोटे बेजल्स, जो कि नोटिसेबल है और ये 3a में भी इतने ही नोटिसेबल थे, तो ये चीज अभी तक इंप्रूव नहीं हुई है। कलर वाइज आपको दो पिक्चर प्रोफाइल्स मिलते हैं, अलाइव और स्टैंडर्ड, और दोनों के बीच में डिफरेंस काफी कम है। मुझे चूज करना हो तो मैं अलाइव करूंगा क्योंकि थोड़े से पंची और वाइब्रेंट कलर्स दिखते हैं। YouTube में HDR का ऑप्शन है बट Netflix में नहीं है। बट इस सब के अलावा कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा लगता है। ब्राइटनेस भी बढ़िया है और क्लैरिटी शार्पनेस भी सही है। HBM ब्राइटनेस 1600 निट्स है और इंडोर यूज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बाहर फोन पे कंटेंट देखना इतना मजेदार नहीं लगता, स्पेशली अगर कोई डार्क सीन है और डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो तब डिस्प्ले थोड़ी डिम लगती है। ऑब्वियसली ये बड़ा ही स्पेसिफिक यूज केस है, कुछ मेजर नहीं है। नॉर्मली अगर आप फोन यूज करते हो तो उसमें ब्राइटनेस लेवल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि एक्यूरेट और रिलायबल है, बट ये पाताल में है और 4a Pro में भी वही था, Edge 70 Fusion में भी वही है, तो इसकी पोजीशन थोड़ी सी बेटर हो सकती है। पता नहीं है इतना नीचे क्यों देते हैं। फिर डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए आपको गोरिल्ला ग्लास 7i मिलता है और 4a Pro में भी सेम ही है और पिछली बार से ये अपडेट हुआ है क्योंकि 3a में पांडा ग्लास मिलता था। और इसमें 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग भी मिलती है, तो रात को फोन चलाने में आई स्ट्रेन नहीं होगा। फिर इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और ये अच्छे खासे लाउड है और साउंड प्रोफाइल भी बैलेंस्ड है, बट मैक्सिमम वॉल्यूम पे थोड़ा ऑडियो मडी हो जाता है और ये सिमिलर सी प्रॉब्लम मुझे 4a Pro में भी नोटिस हुई थी। बाकी एक बार आप सुन के देखो। ओवरऑल इसके स्पीकर को मैं स्लाइटली बेटर देन एवरेज बोलूंगा। अब हम इसकी परफॉर्मेंस पे आते हैं, तो इसमें स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 मिलता है जो 7s Gen 3 का अपग्रेडेड वर्जन है और चेंज सिर्फ क्लॉक स्पीड में ही हुआ है। इसके साथ आपको LPDDR4X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। तो हाँ, इस बार इन्होंने सुन लिया क्योंकि पिछली बार इनको UFS 2.2 से रिलेटेड काफी क्रिटिसिज्म मिला था। वैसे जो वेरिएंट मैंने टेस्ट किया है वो 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला है। इसके बेंचमार्क्स पे नजर डालें तो Antutu स्कोर 1.15 मिलियन के अराउंड आता है। Geekbench पे सिंगल कोर 1186 और
और मल्टी कोर 3311 रहा, जबकि 3D मार्क में बेस्ट लूप स्कोर 1122 और स्टेबिलिटी 99%। क्योंकि स्कोर कम है तो स्टेबिलिटी 99% आना कोई बड़ी बात नहीं है। अब रियल वर्ल्ड यूज की बात करूं तो फोन एकदम स्मूथ फील होता है, एनिमेशंस एकदम फ्लूइड है और यूआई में कोई लैग देखने को नहीं मिलता। मल्टीटास्किंग भी बढ़िया है और सबसे अच्छी मुझे इसकी रैम मैनेजमेंट लगी है, क्योंकि ये एप्स को बैकग्राउंड में लोडेड रखता है। फिर गेमिंग के एस्पेक्ट से बात करें तो हर बार की तरह सारे गेम्स को मैक्स सेटिंग्स पे 30 मिनट्स के लिए खेला गया है एंड आउटकम आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो बीजीएमआई में 120 FPS का सपोर्ट तो है, बट आप एवरेज 110 FPS ले सकते हो और गेम प्ले भी स्मूथ है, बस टेम्परेचर 42 चला गया। जनरली बीजीएमआई में इतना जाता नहीं। सीओडी में 90 FPS का सपोर्ट है, अराउंड 86 मिले भी हैं, लेकिन गेंशिन इंपैक्ट में 37 FPS का एवरेज है और यहाँ डिवाइस का टेम्परेचर भी 46 डिग्रीज टच कर गया, जो कि बाकी गेम्स के कंपैरिजन में ज्यादा ही है। बीच में गेम एक बार के लिए क्रैश भी हुआ था, बट सिर्फ ये एक बार की ही बात है। तो ओवरऑल डेटा से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये बस कैजुअल गेमिंग के लिए ही है। हार्डकोर गेमिंग ना तो नथिंग की यूएसपी है और ना ही ये गेमर्स को टारगेट करते हैं। तो परफॉर्मेंस में तो ले दे के यही है। अब बैटरी का बताता हूँ। तो इसमें एक 5400 mAh की बैटरी है जो 50 वॉट फास्ट चार्जिंग और 7.5 वॉट रिवर्स्ड वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है, लेकिन बॉक्स में चार्जर नहीं आता है तो एक्स्ट्रा कॉस्ट जोड़ लेना। अब चाहे इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, बट इसका ऑप्टिमाइजेशन अच्छा करा हुआ है और नॉर्मल यूजेज में मान के चलो कि ये आपको एक दिन आराम से निकाल के देगा। जैसे इसमें देखो YouTube, Instagram, Twitter जैसी एप्स ही मेजरली यूज हुई हैं एंड उसमें ये 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा है। एक स्क्रीनशॉट और देखो, इसमें बेंचमार्क्स वगैरह करके 5.5 घंटे आया है, तो मोटा मोटा आप 6.5 घंटे का एसओटी मान के चलो। और आइडल ड्रेन भी कोई ज्यादा नहीं है, 1-2% ही है बस। तो बैटरी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, एक दिन आराम से चल जाएगी। और चार्जिंग का बताऊं तो मैंने 140 वॉट का पीडी चार्जर लगाया, तो 23 मिनट में ये 0 से 50% हो गया और 1 आवर 4 मिनट्स में ये फुल चार्ज हो जाता है। तो चार्जिंग की स्पीड भी सही है। अब नेटवर्क की बात करें तो सिम ट्रे में डुअल सिम डल जाती है, तो डुअल सिम सपोर्ट तो है, पर ई सिम का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। बाकी VoNR है, Wi-Fi 6 है, Bluetooth 5.4 है, तो स्पेक्स तो सही है। और ओवरऑल नेटवर्क को एक लाइन में समराइज करूं तो कॉल कनेक्टिविटी और 5G में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां सब सही है। और वाईफाई रिसेप्शन इस प्राइस के फोन्स में जैसा होता है वैसा ही है। अब हम सॉफ्टवेयर पे आए तो नथिंग का मेन सेलिंग पॉइंट यही है और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो 4A और 4A Pro का ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला है। 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिल रहे हैं और ये दोनों में सेम ही है। 3A में आपको 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिले थे, तो ये चीज अपडेट हुई है। और नथिंग OS 4.1 आता है जो कि एंड्रॉइड 16 पे बेस्ड है। और जैसे ही मैंने इसमें सिम डाली, एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ था जिसमें कैमरा और जनरल बग इंप्रूवमेंट्स ही थे। और कस्टमाइजेशन के लिए वही नथिंग की मोनोक्रोम थीम मिलती है जो बढ़िया लगती है। इसके अलावा वॉलपेपर स्टूडियो, डेप्थ इफेक्ट और दुनिया भर के शॉर्टकट्स और विजेट्स आप बना सकते हो। बाकी यहाँ भी आप नथिंग प्लेग्राउंड पे जाके बहुत सारे एप्स डाउनलोड कर सकते हो और भी काफी कैटेगरीज है जैसे कैमरा, फिल्टर्स, गेम्स और इंटरेस्टिंग विजेट्स जो कूल लगते हैं। ये लोग थोड़े कम्युनिटी ड्रिवन तो है। फिर प्राइवेट स्पेस भी आपको मिलता है जहाँ पे आप एप्स, डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स को हाइड कर सकते हो। और अगर आप इसमें कॉल रिकॉर्डिंग करोगे तो वैसे तो अनाउंसमेंट होगी क्योंकि गूगल डायलर मिलता है, बट अगर आप इन्हीं का रिकॉर्डर विजेट यूज करोगे तो सामने वाले को अनाउंसमेंट नहीं जाएगी और इससे व्हाट्सएप कॉल्स भी रिकॉर्ड हो जाती हैं। इस सब के साथ एसेंशियल स्पेस के लिए साइड में एक डेडिकेटेड बटन मिलता है जहां आप स्क्रीनशॉट्स, वॉइस रिकॉर्डिंग्स और नोट्स को नीटली ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज कर सकते हो। एसेंशियल सर्च भी काफी हैंडी है क्योंकि बिना ऐप स्विच करे आप छोटी मोटी चीजें डायरेक्टली वहीं पे सर्च कर सकते हो, तो अलग से गूगल करने की मेहनत बच जाती है। और अब एआई के जमाने में इन्होंने सेटिंग्स में एक इंटेलिजेंस टूल किट भी दी है जिसमें एआई यूजेज का बताता है कि किस ऐप ने कब और कौन सा एआई मॉडल यूज किया है। प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा मूव है। बाकी आपको गैलरी में भी एआई फीचर्स मिलते हैं और अभी के लिए 2 ही हैं। आप रिफ्लेक्शंस और आसपास के लोगों को हटा सकते हो, लेकिन वो भी ये चूज करेगा किसको हटाना है, आप नहीं कर सकते। लास्ट में आते हैं ग्लिफ लाइट्स और ये फंक्शनैलिटी वाइज तो लगभग ग्लिफ मैट्रिक्स की तरह ही काम करती है। इन्हें आप वॉल्यूम इंडिकेटर, टाइमर या फिर जोमेटो, उबर और कैलेंडर के साथ सिंक करके प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए यूज कर सकते हो। और आप इस ग्लिफ लाइट को एज अ टॉर्च भी यूज कर पाओगे। और ये मुझे स्टार्टिंग की जो ग्लिफ लाइट्स आती थी उनका कंडेंस्ड वर्जन ही लग रहा है, बस डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, आइडिया वही है। और रही बात हैप्टिक्स की, तो 4A की जो मोटर है मुझे 4A Pro के कंपैरिजन में हल्की सी वीक लगी है। ना तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ना ही इसका फीडबैक उतना रिफाइंड है। यहाँ 4A Pro डेफिनेटली अच्छा फील होता है। अब हम फाइनल इसके कैमरास की बात करें तो मेजर डिफरेंस इन दोनों फोन्स के सेंसर्स में है। 4A में सैमसंग का GN9 सेंसर है और Pro में सोनी LYT700C सेंसर है, बट दोनों ही 50 मेगापिक्सल है विद OIS। टेलीफोटो भी दोनों में 50 मेगापिक्सल का ही है जो 3.5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है, बट 4A में ये 70x जूम कर सकता है जबकि Pro में ये 140x तक जूम कर सकता है। बाकी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी सेम। तो मेन सेंसर से डे लाइट फोटोज का आउटपुट सही निकल के आता है। ज्यादा जूम करके नहीं देखोगे तो फोटोज शार्प फील कराएंगी। दिन में कलर टेम्परेचर भी सही मेंटेन रखता है, बट फोटोज कॉन्ट्रास्टी साइड पे ज्यादा है जिस वजह
वजह से शेडोज क्रश होती हैं, कलर्स भी थोड़े सैचुरेटेड आते हैं और कभी कभी ओवर एक्सपोजर का इशू तो है। ओवरऑल रिजल्ट्स ठीक है। अल्ट्रा वाइड की बात करूं तो मेन डिफरेंस तो कलर टेम्परेचर का ही पता चलता है। दिन में भी अल्ट्रा वाइड फोटोज आपको कूल साइड पे लगेंगी। 8 मेगापिक्सल सेंसर है तो फोटोज सॉफ्ट भी आती हैं। बाकी आप सैंपल से जज कर लो, मैं ड्राइव पे भी डाल दूंगा। अब आते हैं सबसे मेजर चेंज पे, जो है 3.5x टेलीफोटो। तो इससे फोटोज तो डिटेल्ड और शार्प आती हैं और कलर्स भी अच्छे हैं, ऑल्दो कभी कभी इमेजेस ओवर शार्पन हो जाती है। बट आप 7x और 10x दोनों फोकल लेंस पे सही फोटोज क्लिक कर सकते हो। डिटेल्स रहती हैं और पता चलता है कि किस चीज की फोटो है। बट 20x पे डिटेल्स ड्रॉप होने लग जाती हैं और 70x तो पेंटिंग ही बनती है ऑब्वियसली। फिर पोर्ट्रेट फोटोज का बताऊं तो आप 3 फोकल लेंस पे ले सकते हो, 24mm, 48mm और 80mm। और हमेशा की तरह मैं एडवाइस यही करूंगा कि पोर्ट्रेट 3.5x पे ही लेना, क्योंकि 1x और 2x का रिजल्ट उतना प्लीजिंग नहीं आता जितना 3.5x का आएगा, क्योंकि वो डेडिकेटेड उसके लिए ही बना है। क्योंकि 3.5x ऑप्टिकल है तो उसके रिजल्ट्स में डिटेल्स ज्यादा बेटर हैं और फोटोज क्रिस्प आती हैं। बस इसका टेम्परेचर हल्का सा वार्म साइड पे है तो वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। ओवरऑल रिजल्ट्स आर गुड। सेल्फीज का बताऊं तो हल्की कॉन्ट्रास्टी है जैसी बजट फोन्स में होती है। उसके अलावा कलर्स और स्किन टोन्स वगैरह तो ठीक आती हैं एंड डायनेमिक रेंज में भी प्रॉब्लम नहीं है। लो लाइट फोटोज की बात करूं तो वही सेम फॉर्मूला है। फोटोज शार्प है लेकिन कॉन्ट्रास्टी है तो शैडोज क्रश होती है। लाइट मोस्टली सही कंट्रोल करता है और यहाँ लेंस फ्लेयर भी देखने को मिलेगा। टेलीफोटो में भी सेम ही आउटपुट एक्सपेक्ट करके चलो। एक चीज और, जहाँ लाइट थोड़ी सी कम होगी वहाँ फोटोज हल्की सी ब्लर आएंगी, क्योंकि वहाँ ये टाइम ज्यादा लेगा फोटोज लेने में, तो आपके हाथ हिलेंगे। वीडियोस का बताऊं तो आपको 4K 30 FPS का ऑप्शन मिलता है मेन और टेलीफोटो दोनों से, और वीडियो क्वालिटी जैसा आप देख रहे हो अच्छी ही आती है। नॉर्मली तो सही है, अगेंस्ट सनलाइट में भी ये सब्जेक्ट को अच्छे से दिखा पा रहा है। बट अल्ट्रा वाइड में 1080p 30 FPS का ही ऑप्शन मिलता है, 60 भी नहीं है, तो ये चीज थोड़ी डिसअपॉइंटिंग तो है। और 2-3 चीजें जो मैं कैमरा के बारे में बोलना चाहूंगा, जैसे पहली तो ये कि इसका प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा ज्यादा ही है। दूसरा, यहाँ आपको डिफरेंट प्रीसेट ऑप्शंस मिलते हैं जो काफी अच्छा एडिशन है और ये थोड़ा यूनिक भी लगता है। नेक्स्ट, इसमें सेल्फी वीडियोस भी सिर्फ 1080p 30 FPS की है, जिससे क्वालिटी और क्लैरिटी हिट होती है। 4K का ऑप्शन होना चाहिए था। तो रेजोल्यूशन कम है और फ्रेम भी उतना वाइड नहीं है कि आप कंफर्टेबली रिकॉर्ड कर पाओ, तो ध्यान रखना। ओवरऑल इसके कैमरा पे मेरा क्रक्स यही है कि ये ठीक है, नॉट द बेस्ट, बट शॉर्टकमिंग्स भी मैंने आपको बता दी। आखिर में प्राइस की बात करूं तो 8/128 वाला वेरिएंट 31,999 का है और 12/256 GB लोगे तो 37,999 तक जाता है। ये एक्सपेंसिव तो है लेकिन कुछ बैंक डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है और इसको लेने के कुछ रीजंस हैं, जैसे कि एक तो नथिंग के फैन हो, आपको क्लीन और मॉडर्न UI पसंद है, अच्छा डिजाइन और डिस्प्ले चाहिए, ठीक ठाक बैटरी हो तो ये देख सकते हो। गेमिंग वगैरह वाले इसको रहने देना। और वीडियो तो मैंने 4A Pro पे भी बनाई है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।